हेलो फ्रेंड्स, मैं अच्युत गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए जिसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और इस सीरीज में 24 क्लासेस हो चुकी हैं और इन 24 क्लासेस में आपको 24 शिफ्टों के पेपर में कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब देखिए, इसका एग्जाम है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है और इसमें लगभग आपके पास एक महीना बचा है। अब इस एक महीने में आपको करना क्या है वो एक बार बता देता हूँ। अब इस एक महीने में आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है, जितना कुछ पढ़ लिया है उसी को बार बार आपको रिवीजन करना है। साथ में आपको मॉक टेस्ट देना है। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी ही आपकी स्पीड बनने वाली है, क्योंकि एसएससी एग्जाम है। तो एसएससी के एग्जाम में आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। आपको आता कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आपको जो आया है उसको टाइम में आपको करना है, वो चीज़ मायने रखता है। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में आपकी स्पीड बनेगी। अगर मान लीजिए आपने मैथ में सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट सिलेबस आपका हो चुका है, सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन आपकी स्पीड ही नहीं होगी तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का। ठीक है। आपको 25 सवाल है, प्री में 25 सवाल है और 25 सवाल को आपको 15 से 20 मिनट ही मिलने वाले हैं। इस 15 से 20 मिनट में आपको सोल्व करना है। तो आप साथ के साथ मॉक टेस्ट देते चलो और इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहो। ठीक है। जितने 24 क्लासेस हो चुके हैं, इन 24 क्लासेस को तो आप देखो ही देखो। अगर इन 24 क्लास को आप देख लेते हो तो आपको ये तरीका पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, पेपर को कैसे अपना टाइम बचाना है, वो सारी चीजें यहाँ पे सीख जाओगे। और वही चीज आपको सिखा रहा हूँ कैसे हम एग्जाम में करेंगे। अब मैं एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं बता रहा, बेसिक तरीका है वो आप मैंने साइड कर दिया है, केवल आपको एग्जाम वाली तरीका ही मैंने आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में कैसे करना है बस वो चीज यहाँ पे सिखाने वाला। ठीक है। इन 25 सवालों को, जिसमें वीडियोस यहाँ पे भी अभी सिखा रहा हूँ, तो ये 25 सवालों को मैं 26 से 27 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। और इन 26 से 27 मिनट में आप ये सीख सको कि हमें करना कैसे है, क्योंकि एग्जाम में भी आप इतना ही टाइम लोगे। आपको अगर आप बेसिक से और इन चीज़ों से करोगे ना तो आपको 30 मिनट से भी ज़्यादा लगेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी यहाँ से 26 से 27 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, इन 25 सवालों को। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते 20 मिनट के अंदर अंदर। तो आपको यही चीज़ करनी है, आपको बस टारगेट ये रखना है कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपको 25 सवाल करने हैं। वो तरीका आपको सीखना है और वो तरीका आप इस सीरीज से ही सीख पाओ। ठीक है। इसी सीरीज में आपको सब कुछ बता दूंगा यहाँ से कैसे आपको करना है, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ वैसे ही आपको मॉक टेस्ट में अप्लाई करना है, उसी तरीके से आपको सोल्व करना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व करने हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन बेसिक से करना है या कुछ नया क्वेश्चन आ गया उनको सोल्व करना है। डीआई के सवाल को हमेशा लास्ट में करना। ठीक है। 4 सवाल डीआई के क्वेश्चन आते हैं, तो डीआई के क्वेश्चन को एक बार छोड़ देना और 4 सवालों को लास्ट में आपको करना है जब आपके पास टाइम बच जाता है। क्लियर है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 7 दिसंबर के जितने भी शिफ्ट हुए थे, 4 शिफ्टों के पेपर वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 8 दिसंबर का, इसका शिफ्ट 1 का पेपर सोल्व करने में स्टार्ट करते हैं। देखो, कोशिश करूंगा कम से कम पेन लगाने की, डायरेक्ट आपको माइंड में कैसे करना है वो तरीका यहाँ पे सिखा सकूं ताकि टाइम कम लगे। अब इससे पहला क्वेश्चन है, आपको सीधा डायरेक्ट दे रखा है कि साइन एक्स साइन वाई है ना, वो अक्स की वैल्यू यानी अक्स बराबर साइन वाई दे रखा है। पूछा क्या है, कोस 2y। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा की जगह अक्स दे दिया गया यहाँ से, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 - 2 अक्स स्क्वायर हो गया क्या। बिना पेन लगाए डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, व्हाट इज द वैल्यू, ये तो डायरेक्ट आपको पता है कि यहाँ से क्या होगा, 4ab होगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या आंसर आ जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है कि 2a² + b²। तो ये तो चीज आपको याद ही होनी चाहिए, यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोल्व करने का नहीं है, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट सवाल देखो इसे, नेक्स्ट सवाल यहाँ से बोला है कि बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोन्यूमेंट इन बी टू द नंबर ऑफ मोन्यूमेंट इन डी। बी और डी का रेशियो बताना है, 30 और 150 का रेशियो बताना है, तो कितना हो गया, 1:5 हो गया क्या डायरेक्ट इसका आंसर। तो बस ये सवाल देखो, यहाँ से 2-2 3-3 सेकंड का सवाल है और इन 2-2 3-3 सेकंड में ही करना आपको सवाल है एग्जाम में। इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ना तो पढ़ने में करना है और ना इनको सोल्व करने में करना है, देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। What is the percent increase in the total production of all types of two vehicles in 1998 in company comparison to 1996? तो 1996 से आपसे बताना है कि कितने परसेंट ज्यादा है 1998 में। यही पूछा आपसे, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो आपसे पूछा है। तो मुझे बताएं 1996 से आपको टोटल कितने हैं, 268 है, और 1998 में कितने हैं, 334 है। तो मुझे बताइए यहाँ से कितना ज्यादा हो गया, 68 से 334 है, यानी 2 32 32 2 64 64 और 66 ज्यादा हो गया क्या। तो 66 ज्यादा हो गया कितने से, 268 से। इसका परसेंटेज निकालना है। क्लियर है। सोल्व कर देंगे, देखो कितना कितने गुना है यहाँ से, 6 का 24, तो लगभग 4 गुना है क्या यहाँ से। लेकिन यहाँ से ऑप्शन देखो 27%, 26%, 24%, 25%। अगर 1/4 होगा तो 25% आएगा। तो अगर मैं जैसे यहाँ से 4 गुना है तो मैं 4 से गुना करके एक बार देख लेता हूँ किसके पास जा रहा है। 6 का 24, 2 6 का 24, 25 26, तो ये चल रहा है 264, यानी लगभग इसके पास में चल रहा है। तो ये जो आएगा ना यहाँ से 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो आपको राउंड ऑफ में बताने, यानी 1/4 ही लिख सकता हूँ। 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25%। क्लियर है, ये हो गया इसका आंसर।
नेक्स्ट सवाल देखो, ये टाइप तो पहले भी शिफ्टों में आ चुका है। डायरेक्ट यहाँ से बताता हूँ कि 3 सर्किल आपसे बोला है कि 3 सर्किल हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए इस तरीके से बने हुए हैं। इस धागे की लंबाई आपको बताना, अगर इसको कवर करें हम तीनों को यहाँ पे बांध दे तो इस रबर की लंबाई कितनी होगी हमेशा बताना। अगर 3 सर्किल हैं तो 3 का डबल करो 6 इंटू आर प्लस 2 पाई आर, तो हमेशा ही करना। अगर 2 होगा तो 4 आर प्लस 2 पाई आर होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ से आर की वैल्यू 7 पुट कर दोगे तो 42 आएगा। 42 प्लस 14 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक व्यापारी है वो अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस से 15% अधिक मार्कअप करता है और 5% का डिस्काउंट और दे देता है। तो आपको प्रॉफिट बताना, तो माइंड में कर लो ना, यहाँ से सक्सेसिव का हो गया। 15 माइनस 5 माइनस 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 करना है। तो 15 माइनस 5 10 में से 0.75 घटा दो, आंसर आ गया 9.25%। तो ये चीज माइंड में आपको करनी है इस तरीके से, फिर फॉर्मूला नहीं लगाना आपको। देखिए जब तक आप क्वेश्चन को माइंड में नहीं करोगे ना, जब तक आपका टाइम नहीं बचने वाला। कम से कम पेन को आपको यूज करना है, और जितना क्वेश्चन आप माइंड में कर सकते हो ना, जितनी स्पीड से, उतना हम पेन से नहीं कर सकते। तो कोशिश करो कि हम माइंड से क्वेश्चन को करें। जैसे यहाँ से देखो 8 मीटर है और 10 मीटर है इसकी स्लैंट हाइट है, पूछा है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो मुझे बताइए इस तरीके से होगा क्या? डायरेक्ट छोटा सा देखो, जल्दी से बना दो। यहाँ से ये हाइट 8 है, ये 10 है, तो यहाँ ट्रिपलेट बन गया क्या 6 8 10। अब ट्रिपलेट आपको सारे पता होने चाहिए। ये 6 8 10 हो गया, रेडियस आ गई आपके पास, आर की वैल्यू। कर्व सरफेस एरिया बोला है वो क्या होगा? पाई आर एल होगा। इंटू कर दो, आर इंटू एल कितना होगा? 60 होगा क्या? 60 पाई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, वाई टोटल प्रोडक्शन इज व्हाट परसेंट ऑफ जेड टोटल प्रोडक्शन। वाई का बताना है जेड से कि कितना परसेंट है। तो यहाँ पे इनका सम कर दो क्या डायरेक्ट। तो देखो 18 और यहाँ से 13 जोड़ दोगे तो 21 31 हो गया क्या? यहाँ से 18 3 21 और 31 हो जाएगा। 31 और 7 38 48 48 और 8 56। 15 15 30 33 33 और 35 45 45 और यहाँ से 9 करेंगे तो 54 54 और यहाँ से कितना हो गया? 64 हो गया क्या डायरेक्ट। अब ये पूछा है कि जो 56 है ना, ये 64 का कितना परसेंट। तो यहाँ से सोल्व कर सकते हैं कि डायरेक्ट। देखो यहाँ से काट दो आप 4 से, तो 4 साथ यहाँ से कितने बार चला जाएगा? 8 बार चला गया, और 4 से काटेंगे तो कितना बार चला जाएगा? यहाँ से 16, 4 दूनी 8, नहीं गलत हो गया क्या? यहाँ से 8 से काट दीजिए आप, 8 7 56 और 8 20 64। तो 7/8 7/8 आ गया क्या? तो 7/8 फ्रैक्शन का मतलब कितना होता है? यहाँ से आपको याद हो तो डायरेक्ट 87.5% होता है। हमेशा याद रखना, ये फेमस है। अगर आपको दे रखा है 1/8 है, 1/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज होगा 12.5%। अगर 3/8 आपको दे रखा है तो यहाँ से होगा 37%। अगर 5/8 दे रखा है, इसके परसेंटेज होता है 62.5%। और 7/8 दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन होती है 87.5%। ये फ्रैक्शन आपको याद रखनी है। मैंने हमेशा बताया परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन याद करनी है, फ्रैक्शन की परसेंटेज में कन्वर्ट। ठीक है, वो चीज तो आपको याद होनी चाहिए, तभी आपका टाइम बचेगा। यहाँ से मैं सोल्व नहीं करूंगा, 7/8 देखते डायरेक्ट आंसर आ गया 87.5। नेक्स्ट सवाल देखो, एबीसी है वो एक ट्राइंगल आपको दे रखा है इस तरीके से, ये ए, ये बी और ये सी। बोला है पी और क्यू है वो ए बी और बी सी के क्या है? बिंदु है ए बी और बी सी पर। तो इस तरीके से मान लेता हूँ पी है और बी सी पर क्यू है। बोला है पी क्यू है वो पैरेलल है किसके? ए सी के, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल है, बोला है ए बी की लेंथ है वो कितनी है? टोटल ए बी की लेंथ हो गई 26 सेंटीमीटर, ये टोटल। पी क्यू की लेंथ है वो कितनी दे रखी है? पी क्यू की लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ए सी की लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? इस एपी की लेंथ पूछा है। तो ये अक्स है, तो मुझे बताइए ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये 26 माइनस अक्स होगी क्या? अब यहाँ से दो ट्राइंगल आपको बन गया क्या? पहला ये छोटा वाला, दूसरा ये, एक दूसरे के पैरेलल दे रखे हैं, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया क्या? ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड, ये टोटल और ये फर्स्ट सिमिलर हो गए। तो यहाँ से सिमिलरिटी लगा देंगे, तो ये वाली साइड 26 माइनस अक्स, छोटी वाली साइड डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्राइंगल की बड़ी साइड, तो 26 इज इक्वल टू, इसकी साइड कितनी है? 7 है, और बड़े वाले साइड की कितनी है? 10 है। सोल्व कर देंगे यहाँ से तो कितना आएगा? देखो 260 होगा, यहाँ से 26 इंटू 10 है, और इधर बनेगा 26 इंटू 7 बनेगा। तो इधर मैं सोल्व करूंगा तो 26 इंटू 3 बन जाएगा क्या? और ये बनेगा 10x है, वो इधर जाके बनेगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी होगी? 25 या 75 होता है, 78 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, यानी 7.8 आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक शॉपकीपर है वो 7% लॉस पे कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है कि मैं 7% लॉस पे बेच रहा हूँ, और वह 1 मीटर की जगह कितना देता है? 1 मीटर के स्थान पे गलत स्केल का प्रयोग करके 24% का प्रॉफिट कमाता है। आपको बताना है कि वो 1 मीटर की जगह कितने मीटर का प्रयोग करता है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे तो सेंटीमीटर में निकाला, तो वो निकालना।
अब देखो सीधा सीधा हो गया कि वो 7% पे क्या करता है, लॉस पे बेचता है। यानी 100 रुपए की, अगर कोई 100 रुपए मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है वो 100 रुपए में आता है, वो बेचेगा कितने में, वो 93 में बेचेगा। वो हमें निकालना है कि कितने मीटर बेचेगा। तो ये रेशियो आ गया क्या आपके पास कि यहाँ से तो कि 100 रुपए में वो 1 मीटर और 93 रुपए में ये इतना बेचता है। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। क्या यहाँ से आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यानी रेशियो कितना आ गया आपके पास, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 100x, और यहाँ से ये होगा सेलिंग प्राइस का 93। क्लियर है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये बोल रहा है कि 24% का प्रॉफिट कमाता है जब इस तरीके से बेचता है। तो 24% का प्रॉफिट कमाता है, इसका मतलब 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस की कोई चीज होगी तो उस पर 24 रुपए कमाएगा, यानी बेचेगा कितने में, 124। तो ये भी तो कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, इसी की तो वैल्यू आ गई आपके पास। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, 100x और 93। इसी की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है कि 100 से कितना हो गया 124, यानी 100 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना है 124 है। बस इसको इक्वल कर दो, दोनों रेशियो इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर दो, x की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा, 93 डिवाइडेड बाई 124 हो गया, इनटू यहाँ से ये किस में है, मीटर में चल रहा है। अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या कर दूंगा, 2 जीरो लगा दूंगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 से डिवाइड कर दो यहाँ से, तो 3 3 9 31 बार जाएगा। और यहाँ से तो मैं इस तरीके से लिख दूँ, आप इस तरीके से मान लो कि 31 इंटू 3 लिख दिया मैंने 93, और ये 31 से पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 इंटू 3 कर देंगे तो 75 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से मिक्सर एलिगेशन दे रखा है कि 20% कंसंट्रेशन वाला एक H2SO4 है, इसके 100 ml घोल को 50% सांद्र x ml मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। और बोलता है कि शुद्ध मिश्रण का जो नेट मिक्सचर होगा ना उसमें 30% कंसंट्रेशन है, यानी 20% कंसंट्रेशन वाला H2SO4 है। और इसका कितना दे रखा है आपको, 100 ml। और पूछा है कि इसका कितना ml लिया जाए जिसकी 50% कंसंट्रेशन हो, और टोटल जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तब कितना बनेगा, 30%। तो ये एलिगेशन का सवाल हो गया क्या, यहाँ से रेशियो निकाल देंगे अपन। तो रेशियो कितना आ गया यहाँ से 20 और 10 का रेशियो, यानी 2:1 का रेशियो आ गया क्या। अब मुझे बताइए 2 और अनुपात 1 है वो किसका रेशियो आया है, इसमें जो लिए गए अपनी मात्रा है ना यहाँ से 100 ml और x ml, इसका रेशियो आया है। यानी आपसे दे रखा है कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 100 ml, इसके कितने लिए 100 ml, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 100 ml है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 ml है क्या। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो हमसे पूछा है कि x की वैल्यू कितनी है, कि x की वैल्यू तो है आपके पास 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो ये एलिगेशन का सवाल था, इस तरीके से आपको पढ़ना। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ए बी सी डी एक स्क्वायर दे रखा है, ट्राइंगल एम ए बी है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एमसी और एमडी हैं वो ज्वाइन किए गए हैं इस तरीके से। व्हाट इज द डिग्री ऑफ एमडीसी, आपको बताना है एमडीसी, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो मुझे बताया यहाँ से बोला है कि एम ए बी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी क्या। अगर बराबर है तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा क्या। इसी तरीके से ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये स्क्वायर दे रखा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा क्या, कि 90 होगा। ये वाले साइड इक्वल है तो स्क्वायर है तो ये चारों साइड क्या होगी, इक्वल ही होगी। क्लियर है। अब यहां से इस ट्राइंगल में देखना, एम ए डी, एम ए डी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्राइंगल में समझना, यहाँ से टोटल एंगल बीच में कितना बन गया, यहाँ से 60 और 90 150 बन गया क्या। और यहाँ से ये ट्राइंगल है तो बाकी के जो बचे हुए एंगल का सम होगा वो कितना होगा, टोटल 180 होता है, तो 30 होगा दोनों का सम। और दोनों इक्वल हैं तो यानी 50-15 हो गया क्या, यहाँ से 15-15, इसका भी 15 डिग्री और इसका भी 15 डिग्री। हमसे तो ये पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल 90 है, 19 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 75 डिग्री। क्लियर है, तो बस यही चीज आपको इसमें लगानी थी। नेक्स्ट देखो, यहाँ से टाइम एंड वर्क का है कि 10 आदमी हैं वो एक कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो 4 आदमी हैं कार्य को छोड़ के चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिनों में पूरा होना चाहिए था वो काम कितने दिनों में हुआ, 50 डेज में कंप्लीट। बताना आपको ये काम है शुरू होने के कितने दिन बाद में वो 4 आदमी छोड़ के चले गए थे, वो दिन आपको बताना है कितने दिन बाद। तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि देखो 10 आदमी हैं वो कितने दिन में कर सकते थे इस काम को, 40 दिन। अगर वो 10 दिन काम कर, 10 व्यक्ति हैं वो 40 दिन काम करेंगे तब ये काम कंप्लीट हो जाता है, यानी टोटल वर्क है क्या आपके पास। यही टोटल वर्क को बताने के लिए इसने क्या कर दिया कि उसने कुछ दिन तो काम किया,
10 व्यक्तियों ने, तो 10 व्यक्तियों ने कुछ दिन तो काम किया, यही हमें निकालना कि अक्सडेज उन्होंने काम किया। तो इतना काम तो हो गया, बाकी का बचा हुआ काम किसने किया? 4 आदमी छोड़ के चले गए, तो बाकी के बचे हुए व्यक्ति काम करेंगे, 6 व्यक्ति काम करेंगे। और 6 व्यक्ति कितने दिनों तक काम किए? ये टोटल 50 दिनों तक चला। 50 दिनों में से अक्स दिन तो उन्होंने काम कर ही लिया ना, अब बाकी के बचे हुए दिन ये 6 व्यक्ति काम करेंगे। तो 50 माइनस अक्स है, तो इतने दिन ये 6 व्यक्ति काम करेंगे। तो ये क्या होगा? ये भी टोटल वर्क हो गया, इस अनुसार किया जाए। ये तो अगर 10 व्यक्ति डायरेक्ट काम करेंगे तो 40 दिन में हो जाएंगे। अगर यहाँ से कुछ दिन तो 10 आदमी काम करे और उसके बाद में 6 व्यक्ति काम करे, तो ये काम 50 दिन में कंप्लीट होगा। तो ये भी टोटल वर्क हो गया। इसी को मैं यहाँ से सोल्व कर देता हूँ, तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे 10x है, यहाँ पे -6x है, यानी कितना बनेगा? 4x बनेगा। 4x यहाँ पे आ गया, प्लस 6 पंजे 30, 300 बनेगा, इधर 400 बन रहा है, यानी 100 आ गया। क्या 4x की वैल्यू 100 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 25। अब देखो यहाँ पे हर चीज को सोल्व नहीं करना है, यहाँ से 2 स्टेप मैंने काट दिए यहाँ से, कि पहले मैं इसको लिखूंगा, फिर इसको लिखूंगा, फिर माइनस करूंगा, फिर ये लिखूंगा। ये क्यों करना है? डायरेक्ट आप माइंड में करो ना ये 3 चीजों को। यहाँ पे जो 2 स्टेप मैंने खाए ना, वो माइंड में आपको करने हैं, और यहाँ से डायरेक्ट आपको लिखना है 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 4x हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो ये चीज बचानी होगी आपको टाइम, ये जितना आप माइंड में करोगे ना तभी टाइम बचेगा आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो पहले भी स्टेप में आ चुका है, तो डायरेक्ट बता दो क्या करना है। 10 के पदों में ना दोनों तरफ यहाँ पे 10 ले लेते हैं अपन, तो ये फॉर्मूला बन जाता है कि 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10 इज इक्वल टू 10c। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा कि 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 10c माइनस 10a 10b और 10c, ये बनेगा। इस 10a 10b 10c को इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा? तो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव में आ जाएगा। 10a और 10b ऑप्शन चेक कर लो, एक ही है 10c माइनस 10a माइनस 10b है, वो किसके इक्वल हो गया? 10a 10b 10c। तो यही तो पूछा है आपसे। m और n है वो दो पॉजिटिव रियल नंबर आपको दे रखे हैं इस तरीके से कि n 9m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 40 और mn इक्वल टू 4 बताना है। 3m प्लस n तो स्क्वायर बना दो, नहीं यहाँ से 3m प्लस n का स्क्वायर बनाना है, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे मैं क्या चाहिए? 2ab चाहिए। तो देखो 3 दूनी 6mn चाहिए क्या हमें? तो यहाँ पे मैं इधर लेफ्ट साइड में 6mn जोड़ देता हूँ और राइट साइड में 6mn जोड़ देता हूँ। 6mn की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, यानी 24 और जोड़ दो क्या, तो ये स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे a का 3m प्लस n का स्क्वायर, तो कितना बनेगा? 40 प्लस 24 64 बनेगा, और 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। स्क्वायर रूट क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 3m प्लस n का होल स्क्वायर बनेगा ना, ये कितना बनेगा? 64 स्क्वायर से काटेंगे तो 8। ये चीज आपको माइंड में करनी है। यहाँ पे जैसे हमने किया ना, ये चीज भी नहीं लिखना आपको एग्जाम, ये वाली चीज यहाँ पे बस इतनी ही चीज आपको लिखनी है। ये चीज आपके माइंड में आ गई कि हमें क्या करना है, बस इतना लिख दो कि 40 है ना। यहाँ पे क्या चाहिए हमें? 2mn चाहिए, 2ab चाहिए, तो क्या कर देंगे? 3 और 2 6mn जोड़ना है, तो प्लस करेंगे 6mn यानी 24। 40 प्लस 24 करेंगे 64, 64 का स्क्वायर आ गया आपके पास 8। इतनी ही चीज आपको सोचनी है, एक्स्ट्रा एक भी चीज ना तो लिखनी हो ना सोचनी। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से ये दे रखा है, फैक्टर दे रखा है कि इसके फैक्टर क्या होंगे। अब देखो यहाँ पे दो में वेरिएबल आपने दे रखा है यहाँ पे, तो इस तरीके से अब इसके फैक्टर करने तो हम बैठेंगे नहीं कि हमें जहां से फैक्टर कर रहे हैं इनका सारे का सारा, तो वो तो हम कर नहीं पाएंगे। डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन मेथड से देखो, ऑप्शन चेक करो। देखो ये फर्स्ट एक्स स्क्वायर है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा फैक्टर, तो वो तो ऑप्शन में है, यहाँ पे है ही नहीं एक्स की पावर 4, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्स की पावर अगर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो ये भी क्या एक्स की पावर 4 बनेगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। ये दोनों हो सकते हैं। अब ये दोनों हो सकते हैं ना, तो फिर हम चेक करेंगे इन दोनों में से। जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो बनेगा ही। अब देखो यहाँ पे -4x वो कब बनेगा? देखो यहाँ पे x को मैं -2y से करूंगा तो कितना बनेगा? -2xy बनेगा क्या? और इस -2y को x से गुना करूंगा तो -2xy बनेगा, यानी -4xy बन रहा है, यानी ये हो। अगर इसमें आप चेक करोगे तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का 4xy बनेगा, तो ये तो नहीं होगा, यानी ये कट गया आपके पास। क्लियर है? और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जब भी थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो तो फिर अगर ऑप्शन मेथड से हो रहा तो फिर ऑप्शन मेथड ही लगाना है। अगर यहाँ पे आप बेसिक से लगाने बैठ गए ना तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा सब। यहाँ पे हम सोच ही नहीं सकते, इसके फैक्टर करना होगा, फिर यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा हर चीज को, तो वो चीज नहीं कर सकते। फिर यहाँ से ऑप्शन मेथड से करो। अगर ऑप्शन मेथड से भी नहीं हो रहा ना तो यहाँ पे आप पुटिंग मेथड से भी लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाएगा पुटिंग मेथड। लेकिन अगर किसी एग्जाम अगर कोई एग्जाम में आपको नहीं आ रहा इस तरीके से, ऑप्शन मेथड से नहीं बैठ रहा, तो फिर आप पुटिंग मेथड करके देख सकते हो अगर इजी डाटा है।
यहाँ पे 0 या 1 पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी मान लो, फिर पुट करके चेक कर लो ऑप्शन में, जो मैच होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एचसीएफ ऑफ द, इसका एचसीएफ बताना। तो यहाँ तो सब में तो 5 ही कॉमन आ रहा है, तो मैं सबसे पहले 5 चेक करूंगा कि यहाँ से एचसीएफ क्या होता है जो कॉमन आता है इनमें से। तो जैसे हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, 21 बनेगा। 5 कॉमन करेंगे तो 67 बनेगा। अब देखो 21 और 67 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब एचसीएफ केवल 5 ही होगा, क्योंकि इसके आगे तो कॉमन है ही नहीं। 67 और 21 तो क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर कॉमन आना चाहिए तो वो तीनों में आने चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, आगे में क्यों चेक करूँ। इसी में कॉमन नहीं आ रहा तो फिर क्या मतलब, वो तो एक ही रहेगा, इसमें तो को फैक्टर हो गया, ये तो को प्राइम नंबर हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। बाकी आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो कि यहाँ से 4 ऑप्शन दे रखे ना, यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, जिससे डिवाइड हो रही है तीनों संख्या वहीं इसका एचसीएफ हो जाएगा। 11 से भी डिविजिबल नहीं होगी, 7 से भी नहीं होगी, 3 से भी नहीं होगी। एक भी संख्या अगर डिविजिबल नहीं होगी तो वो आंसर नहीं होगा। और जो जिससे भी जिस ऑप्शन से तीनों के तीनों यहाँ पे डिविजिबल हो रहे हैं वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है। यहाँ से कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। किसी संख्या में 221 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, यहाँ पे 30 आता है, यानी वो संख्या कितनी है, 221 प्लस 30 है क्या। तो यहाँ से 251 हो गई क्या वो संख्या। अगर इस संख्या को 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा, तो कितना बचेगा, यहाँ से 13 दूना 26, 12 रिमाइंडर बचेगा, 121 बनेगा, 13 इंटू 4, 13 नाम 117, 4 रिमाइंडर बचेगा इसका आंसर। बस इतना ही आपको लिखना है। अब कुछ सवाल तो ऐसे सेकंडों के आएंगे, ठीक है, वो सवाल को आपको पहले करना है। What was the total number of accountant working in the organization in the year आपको बताना है 2019 में। तो 2019 में आपको बताना है, देखो पहले भी आ चुका है इस टाइप का सवाल, मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है ना तो वो पहले प्रीवियस ईयर के वीडियोस देख लो, जो प्रीवियस मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है, 24 क्लासेस। 2019 में देखो अकाउंटेंट से पूछा है, तो ये कंपनी बनी थी कब, 2015 में। तो जब 35 स्टूडेंट यहाँ 35 एम्प्लॉय हैं वो जुड़े थे, 0 लेफ्ट हुए पहले साल। दूसरी साल क्या हुआ, 26 तो जुड़े और 16 हैं वो छोड़ के चले गए, यानी ओवरऑल 2016 में कितने जुड़े, यहाँ से कितने एम्प्लॉय जुड़े, तो 16 घटा दीजिए, यानी 10 एम्प्लॉय ही जुड़े क्या, तो प्लस 10 एम्प्लॉय ऐड हो गए। फिर तो 2017 में 15 है वो ऐड हुए और 5 छोड़ के चले गए, तो बचे कितने, यहाँ से 10 ही बचे क्या, कि 10 ही ऐड। 2018 में 20 आए, 38 चले गए, यानी -18 हो गए वापस, जो भी आए थे ना उनमें से 18 कम हो गए। 14 आए और 24 चले गए, यानी यहाँ से 10 और कम हो गए क्या, यहाँ से जो कोई प्लस है वो उसको प्लस कर दो, माइनस से घटा दो, यहाँ से 10 से 10 कट गया क्या, यहाँ से 18 और घटा देंगे तो -8 होगा। 35 -8 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा क्या, जो 2019 में बचे हैं अब इस कंपनी में। तो इस कंपनी में कितने एम्प्लॉय बचे हैं, अभी 27 एम्प्लॉय बचे। नेक्स्ट सवाल देखो, जब भी यहाँ से इलेक्शन का टाइप है ना, ये तो मैंने परसेंटेज टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट बताया, मैंने पूरा टॉपिक बिल्कुल बेसिक से समझाया, ऑल टाइप वाइज। तो अगर कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके देख सकता है। तो यहाँ तो मैंने एक लाइन में आपको सोल्व करना सिखाया। देखो क्या बोला है कि 2 कैंडिडेट है, इलेक्शन हुआ है, जिनमें टोटल वोट का एक कैंडिडेट है वो टोटल वोट का 76% मिलता है उसको, वह 1480 वोट से क्या हो जाता है, हार जाता है। आपको बताना है टोटल वोट। बहुत ही इजी सवाल है। देखो एक है ना, एक कैंडिडेट वो 76 का मिलता है उसको वोट, तो दूसरे को कितना मिलेगा बाकी का 100 में से, तो 100 में से बाकी का कितना परसेंट मिलेगा, 24% मिलेगा क्या, जो हारने वाला है। तो जीतने वाले को 76% और हारने वाले को 24%, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, उतने से तो हारेगा। तो 76 - 24 करना है आपको, तो कितना बचेगा, यहाँ से 52 बचेगा क्या। तो 52% की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई, यहाँ से 1480 दे दिया जाए। और पूछा क्या है कि टोटल वोट पूछा है, यानी 100% की वैल्यू पूछा है। बस यही चीज आपको करनी है, सोल्व कर दो। यहाँ से कितना बचेगा, देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार चला जाएगा, 13 चौक 52 है। और यहाँ से 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 × 12, 4 × 7 = 28, तो 370 डिवाइडेड बाई 13, 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 13 × 26, और यहाँ से 11 बच गया, 13 × 104, 28 पॉइंट समथिंग जाने वाला है यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, देखो एक ही ऑप्शन है, ये तो 2800 एग्जैक्ट है, 2800 प्लस आने वाला आंसर, तो यही होगा आंसर। तो फिर सोल्व करने की क्या जरूरत है, ठीक है। पूरा का पूरा सोल्व क्यों करो, इतना यहाँ से 5 सेकंड क्यों वेस्ट करो, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट। अगर आपका आंसर दिख गया कि आंसर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन होगा, फिर आगे आपको सोल्व नहीं करना, आपको वहां पे प्रूफ नहीं करना कि मेरे पास आंसर है। आपको दिख गया ना आंसर है, अगर यहाँ पे पहले स्टेप में दिख गया आंसर की ये वाला है, तो क्लिक करो ना, फिर यहाँ से पूरा का पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे आपको किसी चीज का प्रूफ नहीं देना कि मेरे पास ये आंसर आया है और इस मेथड से आया है, किसी भी मेथड से वो आंसर करेक्ट आना चाहिए।
नेक्स्ट देखो अक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, वाई की दे रखी है, पूछा एक्स स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड 9 स्क्वायर। तो यहाँ से मैं 8 को नीचे ले लूँ और स्क्वायर कर दूँ तो ये बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर। वो क्या बनेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, 1 प्लस 2 साइन कोस बनेगा क्या। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बाई 9 का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस। इनको जोड़ना है तो इनको जोड़ना है तो मुझे बताया क्या बनेगा, ये तो कट जाएगा क्या, आंसर कितना आएगा, +1 और +1 2 बन जाएगा। एक आपको सर्किल दे रखा है, इसमें बोला है कि ओ है इसका सेंटर है और ए बी है इसका व्यास है, यानी डायमीटर। पी है वो इस एक बिंदु पर है, पी एक बिंदु है वर्तकर, और बोला है ए ओ पी है, ए ओ पी ये वाला वो सेंटर हो गया 110 डिग्री, यानी इस तरीके से बनेगा कि ये 110 डिग्री हो गया। और पूछा क्या है कि ओ बी पी का मान कितना होगा, ओ बी पी यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो लास्ट क्लास में मैंने पूरा बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट बताया था कि सेम आर्क द्वारा समान चाप द्वारा परिधि पर जो बना हुआ एंगल है ना, परिधि पर जो बना हुआ एंगल है वो सेंटर पर बने हुए एंगल का क्या होता है, आधा होता है। 110 डिग्री का आधा करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। ये हो गया इसका। तो ये केवल 5 सेकंड का सवाल, अगर आप डायग्राम बना लेते हो और चीज को समझते हो। नेक्स्ट सवाल देखो आंसर, ये अच्छा सवाल है। देखो बोला क्या है कि ए है वो समान समय अंतराल में, यानी सेम इंटरवल में, जितने टाइम में ए और जितने टाइम में बी, सेम इंटरवल रहता है, उनका सेम टाइम रहता है। तो सेम टाइम में ए है वो बी का पीछा करता है और ए है वो 8 बार कूदता है, 8 जंप लगाता है, जबकि बी है वो 6 बार कूदता है। यानी सेम टाइम में एक निश्चित समय में, जैसे मान लीजिए 1 मिनट है, 1 मिनट में ए है वो 8 बार जंप लगाएगा, तो बी कितनी बार लगाएगा, 6 बार जंप लगाएगा। यानी टाइम तो आपको क्या दे दिया, कॉन्स्टेंट दे दिया यहाँ से। बोला है लेकिन ए है वो ए द्वारा 7 जंप में तय की डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस क्या होगी, बी द्वारा 5 जंप तय करेगा ना, उसके बराबर होगी। यानी ए के द्वारा कि जब वो 7 जंप लगाता है, जंप ऑफ ए, यानी एक जंप में मान लीजिए इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जंप ऑफ ए, ये जे मैंने मान लिया कि इतनी डिस्टेंस है, तो 7 जंप में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये किसके इक्वल है, यहाँ से 5 जंप के, एक जंप में वो बी डिस्टेंस तय करता है, जंप ऑफ, तो 5 डिस्टेंस में इतनी 5 जंप में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यही तो है। तो मुझे बताइए उनके द्वारा एक जंप में इतनी डिस्टेंस का, जो इनके डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा कि यहाँ से, कि ए है वो एक जंप में 5 और बी है वो एक जंप में 7 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और शुरू में आपसे बोल दिया कि 8 बार वो एक निश्चित डिस्टेंस, एक निश्चित टाइम में, तो टाइम जब कांस्टेंट दे दिया, पूछा क्या है ए और बी की स्पीड का रेशियो आपको बताना है, इनके बीच में रेशियो क्या है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, यहाँ से टाइम कांस्टेंट दे दिया तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, तो टाइम तो कांस्टेंट, यानी डिस्टेंस का रेशियो निकाल दो आप। तो डिस्टेंस का रेशियो कैसे आ जाएगा आपके पास, बोला है ना कि 8 बार वो जंप लगाता है, 8 जंप लगाता है, 8 जंप लगाता है ए, और उतने ही टाइम में बी है वो 6 जंप लगाता है, तो यही इसकी डिस्टेंस का रेशियो होगा, यही तो डिस्टेंस का रेशियो होगा, यही स्पीड का रेशियो होगा। तो जंप ए और जंप बी के यहाँ से निकाल दो, तो 5:7 देर का, इसकी जगह 5 और इसकी जगह 7 पुट कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा 40:42, यानी रेशियो कितना बन गया 20:21। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया है कि एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन में 5% की इंटरेस्ट रेट से, तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा आपको, कोई राशि है वो 2 गुनी हो जाती है और उतने ही टाइम में स्वयं की 5 गुनी हो उतनी ही अवधि में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो आपको ब्याज दर बतानी है, ठीक है, वो सेम राशि। तो डायरेक्ट यहाँ से ये बोल दे कि 5% की रेट से, 5% की रेट से कोई राशि है वो 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी होने का मतलब क्या है कि 1 रुपये का ब्याज मिलता है उसको, इंटरेस्ट कितना मिलता है 1 रुपये का, यानी 1 रुपये अगर प्रिंसिपल होगा और अमाउंट 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 रुपये का यहाँ से अमाउंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1 रुपये तो होगा। और यही चीज ये कितने परसेंट से, 5% से, यही तो बोला है। अगर उतनी ही राशि है, उतने ही टाइम ड्यूरेशन में अगर वो 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है, तो मुझे बताइए यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फिर वो 1 रुपये से 5 रुपये हो गई, यानी इंटरेस्ट मिलेगा उसको 4, 1 से 4 हो गया, यानी रेट भी कितनी होगी फिर 4 गुना ही होगी, यानी आगे आपके पास आंसर 20%।
डायरेक्ट करना है बिना फॉर्मूले लगाए। बाकी आप अगर बेसिक से करोगे, क्या करोगे आप कि आपको पी आप 1 मानोगे, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 2 आ गया, रेट आपको 5% दे रखी है, फिर आप टाइम निकालोगे यहाँ से, और जब ये टाइम निकालोगे फिर दूसरे में पुट करोगे कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 4 हो तो फिर रेट कितनी होनी चाहिए, वो चीज़ निकालोगे, पी भी आपके पास, और फिर टाइम आपके पास आ जाएगा, और फिर सोल्व करके फिर निकालोगे। तो ये गलत तरीका है, ये बहुत ही बेसिक सवाल है। इस तरीके से आप बेसिक करोगे, बेसिक अप्रोच है, और इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। डायरेक्ट सोचो ना यहाँ से कि अगर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो वो 5% से मिल रहा है, 5% से यानी 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अगर उसी राशि पर उतने ही समय में अगर 4 रुपए का ब्याज चाहिए तो रेट कितनी होगी, फिर इसका इतनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, यानी 20%। इसका आंसर लास्ट सवाल देखो यहाँ से, मिक्सर और एलिगेशन का फिर से आ गया है कि एक मिक्सर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 है। अगर 7 लीटर पानी मिलाने पर मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 1:2 हो जाता है, तो मिश्रण में मिल्क की मात्रा कितनी है? तो 5:3 है मिल्क और वाटर का रेशियो। इसमें 7 लीटर वाटर ऐड किया गया है, और वाटर ऐड करने के बाद रेशियो क्या बन गया? 1:। अब मुझे बताए ऐड क्या किया गया इसमें? 7 लीटर वाटर, ठीक है। तो वाटर ऐड किया गया है, मिल्क में तो कोई चेंज नहीं किया ना, यानी पहले 5 लीटर अगर मिल्क था तो बाद में भी 5 लीटर ही होना चाहिए। तो यहाँ से 5 लीटर हम सेम बना देते हैं। तो सेम बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ से 5 से गुना कर दूंगा इसको पूरी को। तो जब हम 5 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5 लीटर, और ये क्या बन जाएगा? 10 लीटर। ये बन गया क्या यहाँ से? इस तरीके से कि दूध तो सेम है यहाँ पे, इसमें तो कोई चेंज किया ही नहीं है, वाटर ने चेंज किया है। तो यहाँ पे मिल्क तो सेम हो गया, ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट है। बात मिल्क में कितना चेंज हुआ? 3 यूनिट से 10 यूनिट हो गया, यानी कितने यूनिट हो गया? 7 यूनिट। और यही हमसे बोल रहा है कि 7 लीटर हो गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 लीटर है, यानी ये 7 लीटर हो गया। ये सभी लीटर में चले गए। पूछा क्या है? मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो 5 लीटर है दूध में इसकी। ये टोटल 25 सवाल थे, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से मैंने बताया है कैसे आपको एग्जाम में करना है वो तरीका। और यही चीज ये जो मैंने अभी बताया ना, इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, कम से कम पेन आपको यूज करना है। और कैलकुलेशन जितनी आप माइंड में कर सकते हो ना, उतनी चीज आपका पेन नहीं कर सकता। जितनी चीज आप माइंड में करोगे उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ने वाली है। और इसी तरीके से आप करोगे, अगर मॉक टेस्ट में इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, इन 1 महीने में, इस 1 महीने में आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से आपकी स्पीड बनेगी, और मॉक्स में आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। अगर जिन स्टूडेंट के 110 मार्क्स आ रहे हैं ना, और जैसे मान लीजिए आप मैथ की बात करते हैं, पूरे की मार्क्स में बात नहीं करता, जैसे 25 सवाल है, और 25 सवाल में अभी आपसे अगर 18 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं 30 मिनट में, तो यही सवाल आप 23 सवाल है ना, यही सवाल अब अगर इन सीरीज को देखने के बाद आराम से आप 20 मिनट के अंदर कर लोगे। ये यहाँ से जरूर सीखोगे आप तरीके। बिल्कुल बेसिक चीज जैसे मैंने बताया है कि आप बेसिक से कैसे करोगे, एग्जाम अप्रोच से कैसे करोगे। जब 20 क्लासेस मैंने बेसिक से समझा दी, अब यहाँ से मैं एग्जाम अप्रोच बता, क्योंकि 1 महीना आपके पास बचा है। अभी इस 1 महीने में आपको वही तरीका सीखना है जो एग्जाम में आपको करना है, और स्पीड वही बढ़ाएगी। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नई शिफ्ट के साथ, वही एग्जाम वाले तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।